subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम आईआईटी फॉर यू। स्वागत है सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त शिवम और फिर से स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं एमयू का क्रैश कोर्स। तो दोस्तों अपने कुछ लास्ट वीडियोस में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा था, तो उसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्दर कुछ कंसेप्ट हम डील करेंगे। देन उसके बाद एमयू में आए हुए लास्ट ईयर के कुछ हम उसमें क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। तो दोस्तों बिफोर गोइंग टू स्टार्ट माय वीडियो आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू दैट इफ यू आर न्यू टू दिस वीडियो एंड वाचिंग आवर वीडियो फर्स्ट टाइम, then please subscribe to our YouTube channel and also press the bell icon for the latest updates. So let's get started with our video. तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम डील कर रहे थे, तो आज हम जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, देन गॉस लॉ क्या होता है, उसके बाद कुछ जनरल ग्राफ्स के साथ हम डील करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए। तो दोस्तों देखते हैं अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स की अगर बात करें यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो वो क्या होता है आपके पास। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जनरली हम फाई से डिनोट करते हैं, फाई से, और उसका फॉर्मूला होता है आपके पास इंटीग्रेशन ईडीएस। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विच इज इमर्जिंग आउट फ्रॉम अ गिवन सरफेस एरिया। यानी कि आपकी क्या कर सकते हैं हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जितनी भी आपकी किसी पर्टिकुलर एरिया से इमर्जिंग आउट होती हैं उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं और उसको हम जनरली फाई से डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है आपके पास ईडीएस इंटीग्रेशन में। अब देखिए अब यहाँ पे दो चीज आती है कि भाई आपका जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं हम तो फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एंड फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात कर रहे हैं हम, देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फाई इक्वल्स टू ई ए, यानी कि अभी मानते हैं ई डॉट ए होता है आपके पास और डॉट प्रोडक्ट करते हैं दैट इज ई ए कॉस थीटा आपके पास हो जाएगा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड द एरिया वेक्टर। सपोज आप देखिए कोई पर्टिकुलर हम एग्जांपल लेते हैं, ये आपके पास पर्टिकुलर कोई एक सरफेस है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, दैट इज हम मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और हम एरिया वेक्टर की बात करें तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है, तो एरिया वेक्टर आपका ये नॉर्मल ले लेते हैं दैट इज एरिया वेक्टर। तो ई एंड इसके बीच में एरिया वेक्टर के बीच में 90 का सपोज एंगल बनना है, ये देखिए 90 का एंगल आ रहा है आपके पास। तो इसमें अगर हम पर्टिकुलर कैलकुलेट करना चाहें इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, ये cos 90 आपका हो जाना है, ठीक है। तो जानते हैं cos 90 की वैल्यू कितना होता है आपके पास, उसको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो ये पार्टिकुलर आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है आपके पास कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द एरिया ए देन फाई इक्वल्स टू आपका सिंपल ईडीए हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ईडीए हो जाना है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि भाई अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका वो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म पर्टिकुलर एरिया की बात करें हम, ये तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म था, पर्टिकुलर नॉन यूनिफॉर्म आपका ये है, ठीक है, इसमें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमको क्या करना है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम निकाल लेते हैं, ठीक है, यानी कि E इंटू डी हम निकाल लेंगे। इस पॉइंट पे पर्टिकुलर P पॉइंट पे हमने EDA निकाल लिया, देन इसका होल इंटीग्रेशन कर देंगे आप, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करने से क्या होगा, इस पूरे सरफेस का हमको क्या निकाल लेंगे, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो कुछ जनरल कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। देन सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे पास आता है गॉस लॉ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गॉस लॉ आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आपका मिलना ही तय है, ठीक है, यानी कि 1+ इसमें नंबर आपका मिलने वाला है इससे। तो गॉस लॉ क्या कहता है, सबसे पहली बात आप जान लीजिए कि गॉस लॉ अगर हमको डील करना है तो हमको चार्ज के साथ डील करना पड़ेगा और हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ डील करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज कि अगर हम गॉस लॉ पढ़ रहे हैं तो विच इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द क्लोज्ड सरफेस, ये इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक जो आपका जो गॉस लॉ होता है वो पर्टिकुलर एप्लीकेबल होता है ओनली टू द क्लोज्ड सरफेस, यानी कि अगर आपके पास क्लोज सरफेस नहीं है तो हम गॉस लॉ उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अब पर्टिकुलर गॉस लॉ की बात करें तो क्या होता है, तो गॉस लॉ क्या होता है आपके पास, ये इसका स्टेटमेंट है कि नेट फ्लक्स इमर्जिंग आउट ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस इज क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि अभी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर चुके हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई होता है। अब क्या कह रहा है कि गॉस लॉ हम अप्लाई करेंगे जब आपका क्लोज सरफेस होगा, तो फॉर एनी क्लोज सरफेस नेट फ्लक्स इमर्जिंग आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सरफेस
इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, यानी कि 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इमर्ज आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सरफेस। और चार्ज की बात करें तो वो चार्ज आपका क्या होने वाला है, क्यू नेट चार्ज होने वाला है, टोटल चार्ज होने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसका पर्टिकुलर आपके पास क्या है, ये एक फॉर्मूला है आपके पास कि एप्सिलॉन नॉट सॉरी क्लोज, ये देखिए क्या हो रहा है, क्लोज सरफेस आपके लिए डील कर रहा है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और समेशन इसलिए लगाया आपके पास कि हमको नेट चार्ज इंक्लूड करना है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा हो गया। अब देखिए इसको कि फाई इक्वल टू क्या कह रहा है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए दैट इज क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू नेट इज द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। ठीक है, नेट चार्ज हमको कैलकुलेट करना आता है। हम जानते हैं चार्ज आपका क्या होता है, एडिटिव प्रॉपर्टी शो करता है कि सपोज आपके पास Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, ठीक है, जो भी चार्जेस आपका, तो इसका नेट चार्ज निकाल लेंगे, इसका एल्जेब्रिक सम हम ले लेंगे, Q नेट आ जाएगा, देन अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर लेंगे, तो हमारे पास पर्टिकुलर गॉस लॉ आपका हम अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए कुछ पॉइंट्स यहां पे लिखा हुआ है कि फाई डज नॉट डिपेंड ऑन, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपका कहां पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द शेप एंड द साइज ऑफ द क्लोज सरफेस, यानी आपका कोई भी क्लोज सरफेस होना चाहिए। ये तो हमने बता चुका है आपको कि इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि आपका गॉस लॉ पर्टिकुलर तभी अप्लाई होगा तब आपका क्या हो, ये क्लोज सरफेस होना चाहिए, लेकिन कि आपका शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता, बस क्लोज होना चाहिए, लेकिन उसकी कोई भी शेप हो कोई भी साइज हो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा, द चार्जेस लोकेटेड आउटसाइड द क्लोज सरफेस, यानी कि क्या कह रहा है भाई कि हमारे पास कोई भी क्लोज सरफेस ले लेते हैं, दैट इज ये अपने क्यूब ले लिया, ठीक है, तो पर्टिकुलर इस सरफेस पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इसका ई हो गया, और एरिया वेक्टर भी इसमें हम ले लेते हैं डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां पर एक चार्ज है हमारे पास Q, इस पर्टिकुलर चार्ज का हमको निकालना है, तो एक पर्टिकुलर सरफेस पे आ रहा है, तो दैट इज 1/6 ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्यूब फ्रॉम वन फेज, एक फेज का हमारे पास ये होने वाला है। तो अगर कोई चार्ज आपका यहां रखा हुआ है या फिर कोई चार्ज अंदर है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अंदर वाले चार्जेस से हमको मतलब है, बाहर वाले चार्ज से कोई मतलब नहीं है, चाहे यहां पर Q1 चार्ज हो चाहे यहां Q2 चार्ज हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह के कुछ जनरल क्वेश्चंस आए हुए हम डील करेंगे, लेकिन अभी आपको कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए इतना बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आपके सब्जेक्ट आ रहा है आपके पास, अब कंसेप्ट है हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर की बात करना है। तो कंडक्टिंग स्फीयर की अगर पर्टिकुलर बात करें तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर। ठीक है, और ये आर के आपके पास पर्टिकुलर रेडियस होने वाला है। ठीक है, तो देखिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला क्या कह रहा है कि इफ, यानी कि फॉर हमारे पास दे रखा है कि आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू पर्टिकुलर आर। ठीक है, तो इस केस में आपके पास क्या होने वाला है, तो ये आपका ई और आर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, ऐसे वी और आर के बीच में किया हुआ है, और वेयर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्फीयर होने वाला है। ठीक है, तो अब अगर बात करें तो ई का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, और वी होता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। देन उसके बाद अब देखिए यहां पर जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये आता है कि इसका ग्राफ अगर देखें हम, तो देखिए अगर v की बात कर रहे हैं तो v में देखिए यहां पर ये देखिए ये कांस्टेंट आ रहा है, देन उसके बाद e और v का आपका दोनों का हाइपरबोलिक आपका आ रहा है, स्टीपर हाइपरबोला जिसको हम बोल रहे हैं। देखिए दोनों में आपका स्टीपर हाइपरबोला आ रहा है, लेकिन इस केस में इसमें कोई भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, ये पर्टिकुलर एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आप उसको याद कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कंसेप्ट नहीं है पर्टिकुलर, बस आप ग्राफ याद कर लीजिए कि फॉर आर इज ग्रेटर देन आर के लिए आपके पास क्या होता है, ये वाला आपका कंडक्टिंग स्फीयर की पर्टिकुलर बात करें तो इसमें दो ग्राफ होते हैं ई और वी का, जो कि आपका ये होने वाला है। अब देखिए दूसरा आता है पास फॉर आर इज लेस देन आर के लिए, तो अगर लेस देन आर हो जाएगा तो देखिए यहां पर ग्राफ बनाते हैं हम, ये पर्टिकुलर स्फीयर है, और अगर अंदर की बात कर रहे हैं यानी कि जो रेडियस है वो कैपिटल आर से कम हो जाती है, जैसे कि पर्टिकुलर यहां हो जाता है, तो कंडक्टिंग स्फीयर है, तो अंदर आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 होने वाला है, और v आपका सेम रहेगा, और v आपका सेम रहेगा, दैट पर्टिकुलर r आपस में यहाँ पर आ जाए वाला है। ठीक है, देखिए इतनी बात क्लियर हो जाएगी। फिर उसके बाद आगे हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का भी डिस्कस करते हैं, उसके बाद हमको जनरल प्रॉपर्टीज देखेंगे इसकी।
देखिए बात करते हैं फॉर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की। तो फॉर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के में क्या होगा आपके पास, यहाँ पर भी आपके पास दो कंडीशन आती है ई और वी के लिए। तो पहले हम ई की डिस्कस करते हैं। तो फॉर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर पर्टिकुलर कंडीशन के लिए ई इक्वल टू आपके हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। सेम फॉर्मूला है आपका जो कि आपका कंडक्टिंग के लिए था, वैसे ही आपका वी का जो फॉर्मूला है वो भी आपका सेम रहने वाला है। ग्राफ में थोड़ा चेंज किया है आपके पास। देखिए अगर ये नॉन कंडक्टिंग है आपके पास, तो कंडक्टिंग के लिए तो हमारे पास ग्राफ ये था कि जब आपकी पर्टिकुलर आर वैल्यू रीच हो जाती थी तो उसके बाद में ये पर स्टीपर हाइपरबोला था, इसके लिए आपका कुछ भी कंडीशन नहीं थी क्योंकि आपका ई जीरो होने वाला था। तो इस केस में आपका क्या होगा, पर्टिकुलर एक स्ट्रेट लाइन हो गई, बाकी इसका स्टीपर हाइपरबोला होने वाला है। वी की बात करें तो वी के केस में पहले आपका ये क्या होगा, इस तरह से ग्राफ आपका बनने वाला है। ये पर्टिकुलर पॉइंट है आपका जहां पर हमको कैलकुलेट करना होता है। तो इस तरह से कुछ ग्राफ होने वाला है। देन अच्छा अब आर इज लेस देन आर के लिए बात करें तो ये आपका जो कंडीशन था, जो आपका ये पर्टिकुलर जो कंडीशन था ये था आर इज लेस देन आर के लिए, ठीक है। तो इस वाले कंडीशन में फॉर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए देखते हैं तो फॉर्मूला आपका ये होने वाला है इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बाय आर क्यूब, और ये वी का कुछ फॉर्मूला आपका ये होने वाला है। आप इन फॉर्मुलेज को नोट कर लीजिए, लेकिन इस तरह के आपको फॉर्मुलेज नहीं पूछे जाते हैं जनरल। ये वाले फॉर्मूले आपका आर इज ग्रेटर देन आर के लिए पूछ ले जाते हैं, लेकिन ये वाला आपका फॉर्मूला कभी भी पूछा नहीं गया है। लेकिन यहाँ पे करना है आपको सिर्फ और सिर्फ जो इसके पर्टिकुलर ग्राफ्स हैं ये आपको याद रखने हैं। तो एक बार ग्राफ का रिवीजन करा देते हैं। तो कंडक्टिंग के लिए आपके पास ग्राफ क्या था, कंडक्टर के लिए इस तरह से ग्राफ था। ई का जो ग्राफ था वो आपका ये था, और पर्टिकुलर वी का जो ग्राफ था आपका ये कांस्टेंट था। देन उसके बाद ये इस तरह से कुछ वी का ग्राफ था, ये आपका वी का ग्राफ था, ये ई का ग्राफ था फॉर कंडक्टिंग के लिए। फॉर नॉन कंडक्टिंग के लिए आपका क्या है, ये होने वाले हैं दोनों ग्राफ। देन पर्टिकुलर आप बात करते हैं फॉर कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल की जब बात करते हैं। तो स्फेरिकल शेल जैसा कि आपके पास है तो दो कंडीशन आती है यहाँ पे भी कि आर इज ग्रेटर देन आर है और आर इज लेस देन आर है। तो लेस देन के केस में आपके पास अगर शेल है स्फेरिकल तो ई का जीरो होने वाला है, और ग्रेटर देन आर के लिए वही आपका जो सेम फॉर्मूला चलता आ रहा है वही रहने वाला है, ई और वी दोनों सेम रहना है। लेकिन आर इज लेस देन आर के लिए आपके पास ई तो जीरो हो जाएगा और वी आपका सेम हो जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो इस तरह से कुछ जनरल फॉर्मुलेज हैं, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। पर्टिकुलर इसके ग्राफ पूछे जाते हैं, फॉर्मुले कभी भी नहीं पूछे गए हैं, तो आप एक बार नोट कर लीजिए इन सब चीजों को। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास एक कंसेप्ट आता है फॉर अ चार्ज सर्कुलर रिंग। तो दोस्तों ये जो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है, इससे भी आप एक क्वेश्चन आप यहां से मान सकते हैं, ठीक है। देन फॉर्मूला आपके पास क्या है, पहले तो कंसेप्ट समझिए कि एक ये हमारे पास चार्ज सर्कुलर रिंग है, ठीक है। ये इसका क्या है, सेंटर है। अब कोई पर्टिकुलर पॉइंट पी आपके पास यहां पर है, तो इस पर्टिकुलर पी पॉइंट पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है और पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ड्यू टू दिस चार्ज सर्कुलर रिंग की वजह से इसके पास जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा या फिर जो भी पोटेंशियल क्रिएट होगा वो हमको कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर सेंटर की जो डिस्टेंस है इस पर्टिकुलर पॉइंट की वो एक्स गिवन है, तो कैलकुलेट करते हैं। तो ईपी अगर हमको कैलकुलेट किया तो वो आता है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। एक क्वेश्चन तो आप समझ लीजिए, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन आपको मिल जाता है। आपको उस वैल्यूज गिवन होंगे, आप इस पर रख लीजिए और कंप्यूटेशन परफॉर्म करके आप सॉल्व कर सकते हैं। वैसे आपका बीपी का फॉर्मूला ये होने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। अब देखिए कि यहाँ पे मजेदार बात ये आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको कैलकुलेट करना है तो वो मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगा, व्हेन द एक्स वैल्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस r/√2। जब ये वैल्यू रीच कर लेगा x, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, चाहे वो आपका प्लस केस में हो चाहे आपका माइनस के केस में हो, लेकिन आपका क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू रीच करेगा। देखिए इतनी बात समझ में आता है। अब देखिए चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपका 2 पॉइंट बचे हैं, ठीक है। दूसरा क्या, आपके एनर्जी डेंसिटी की बात करें, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी आपके पास कुछ नहीं, जनरली इसका फॉर्मूला आपको पूछ लिया जाता है, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी आपके पास होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और हम एक और चीज जानते हैं कि ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, वेयर आपका क्या रहता है, ये पर्टिकुलर कंडक्टिंग के केस में होता है। कोई भी कंडक्टिंग सरफेस है उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपका ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब यहाँ पे काफी चीजें आती हैं आपके पास कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, स्फेरिकल चार्ज डेंसिटी क्या होती है और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या होती है, उसको हम जनरली डील नहीं करेंगे। फिलहाल लीनियर चार्ज डेंसिटी की पर्टिकुलर बात करें तो वो जनरली हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, विच इज क्यू बाय एल।
सारी की सारी केस में आपका Q बाय L ही होता है, लेकिन आपका लीनियर है तो L हो जाएगा, और आपका वॉल्यूमेट्रिक हो जाता है तो आप उसका क्या ले सकते हैं, पर्टिकुलर हम वॉल्यूम केस में एरिया ले लेंगे उसका, क्योंकि हमको क्या होता है, वॉल्यूम इज पर्टिकुलर एरिया इनटू लेंथ हो जाता है आपका, तो उस पर्टिकुलर एरिया को हम कंसिडर कर लेंगे यहाँ पर। तो ये आपका होने वाला है, ठीक है। तो उससे भी हम ज़्यादा नहीं जाएंगे उस पर, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। मेन टॉपिक हमको डील करना है। तो एनर्जी डेंसिटी आपके पास फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। देन सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास एक और कॉन्सेप्ट बचता है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के बारे में डील करते हैं। तो जैसे कि कोई भी आपका अगर मैग्नेट की पर्टिकुलर बात करें हम, तो मैग्नेट में आप जानते हैं क्या होता है, इस तरह से एक मैग्नेट ले लीजिए, तो एक पर्टिकुलर दूसरी मैग्नेट को हम लेके आते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं आप, देखिए एक मैग्नेट ये है, एक मैग्नेट ये है, पर्टिकुलर दोनों मैग्नेट को अगर पास लेके आते हैं, तो अगर दोनों का आपका पोल सेम है तो दोनों एक दूसरे से रिपेल करते हैं, अगर अनलाइक पोल्स है तो ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है, आपके पास एक कंसेप्ट आता है कि कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगा रहे हैं। तो इसी केस में आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जनरेट होती हैं। पर्टिकुलर कोई चार्ज है, यानी कि एक चार्ज आपके पास, ये एक रॉड है, ठीक है, पर्टिकुलर रॉड की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या चार्ज है, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इसमें से इमर्ज आउट होती हैं। तो पर्टिकुलर पॉजिटिव आपका चार्ज रखा हुआ है, तो पॉजिटिव के केस में क्या होता है, पॉजिटिव से आपके पास इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलती हैं, इमर्ज आउट होती है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है आपके पास वहां पर इमर्ज इन होती है। दो बार समझिए बात को, पॉजिटिव चार्ज से आपके पास इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इमर्ज आउट होती हैं और नेगेटिव के पास इमर्ज इन होती है। तो आपको कैलकुलेट करनी हो आपके पास कि अगर बी पे कैलकुलेट करिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कितनी आ रही है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यहाँ पर 8 आ रही है और 8 यहाँ से इमर्ज आउट हो रही है, ठीक है। ये सेम जो आपका कंसेप्ट है ये यहाँ पर यूज होने वाला है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फील्ड, जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो आपके कितनी इमर्ज आउट होती हैं वो हमको कैलकुलेट करनी होती है। तो वहां पर हम इमर्ज इन और इमर्ज आउट का कंसेप्ट हमको याद रखना होता है। अच्छा, अब दूसरी चीज आती है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं वो आपकी इमेजिनरी होती हैं, ठीक है। ये देखिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आपकी इमेजिनरी होती हैं, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट ये कह रहा है आपके पास कि ये नेवर क्रॉसेस ईच अदर, नेवर क्रॉसेस ईच अदर, यानी कि टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर नेवर क्रॉसेस ईच अदर, दोनों एक दूसरे में क्रॉस नहीं कर सकती। अगर क्रॉस करते भी हैं आपके पास तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपकी क्या हो जाएगा, दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉसिबल हो जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। यानी कि पर्टिकुलर देखिए, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये दोनों क्रॉस कर रही है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपके पास क्या होगी, दोनों की डायरेक्शन सेम होने जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं होने वाला है। तो इसलिए आपके पास इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर क्रॉसेस ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ओवरव्यू कंप्लीट आइडिया होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। देन उसके बाद प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर से। देखिए, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। देखिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, एन ऑयल ड्रॉप ऑफ n एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इन अ मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की बात हुई है, काफी अच्छा एक मतलब इंपॉर्टेंट ये एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट को एक बार डील करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट क्या था आपके पास कि मिलिकन ने क्या किया था, आपका एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था कि आपका एक ऑयल डाला था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस पर्टिकुलर आपके ऑयल ड्रॉप की यानी कि आपका रेडियस को कैलकुलेट किया था। तो वही पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी में जो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है वही आपको उठा के इसमें दे दिया है। तो जैसे कि मैं बताता रहा हूं आपको हर बार कि एनसीईआरटी बेहद इंपॉर्टेंट है, तो ये भी देखिए इस बार एनसीईआरटी से आया हुआ क्वेश्चन है, विच इज आपका एएमयू 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या कंसेप्ट लगाए, क्या लॉजिक लगाए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया है, ऑयल ड्रॉप है आपके पास, n एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स इज हेल्ड स्टेशनरी। तो सबसे पहले हमको रेडियस कैलकुलेट करना है। तो मान लेते हैं इसकी रेडियस आपके पास ऑयल की जो कि स्फेरिकल शेप में है, उसकी रेडियस आपकी r हमको हमने लेट कर लिया, तो r बी द रेडियस ऑफ द ऑयल ड्रॉप, ठीक है, रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप हम इसको अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। देन अब उस पर्टिकुलर अगर आप कंडीशन अराइज करें तो देखिए ये आपके पास पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आपका क्रिएट होगा, एक तरफ नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ठीक है। यहाँ पर पर्टिकुलर एक ऑयल ड्रॉप है,
ठीक है, अब जो ऑयल ड्रॉप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है तो कोई भी ड्रॉप है उस पर पर्टिकुलर आपका क्या लगाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाएगी विच इज डाउनवर्ड, विच इज mg। ठीक है, और ऊपर इसके पास क्या लग रहा है इसमें, ठीक है, वो आपके पास चार्ज लग रहा है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर लग रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर लेंगे। अब देखिए कैलकुलेट करते हैं। तो हम जानते हैं पर्टिकुलर चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, NE आपके पास फॉर्मूला होने वाला है। देखिए क्या इतना समझ रहे हैं नहीं, ठीक है, N आपके पास ये है, N ड्रॉप्स है आपके पास, सॉरी N एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स आपके पास, N इलेक्ट्रॉन्स का निकालना है। ठीक है, तो N इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द नंबर और आपका क्या है, E इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन होने जा रहा है। ठीक है, देखिए अगर इतनी बात समझ में आ रहा है आपके पास तो Q इक्वल टू NE निकाल लिया है। अब हम देखिए हम जानते हैं फॉर्मूला, अगर पर्टिकुलर बात कर रहे हैं तो अगर वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो पर्टिकुलर मास अगर कैलकुलेट करें तो मास इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी हमको इसमें रो गिवन है, पर्टिकुलर मास अगर कैलकुलेट करें तो डेंसिटी हमको रो गिवन है और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये यहां से आ जाएगा m, और पर्टिकुलर mg अगर कैलकुलेट करें तो mg इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, इसे मास का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी। तो ये आपके पास mg कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो Q इक्वल टू हमारे पास NE होता है। अब पर्टिकुलर यहाँ पे E जो आपके पास ये लग रहा है अगर कैलकुलेट करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, NE इंटू ई, फोर्स अगर ये पर्टिकुलर फोर्स है आपका। ठीक है, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, QE होता है आपके पास, F इक्वल टू QE होता है। दोनों फोर्स को इक्वेट कर लीजिए तो ये हो जाएगा QE दैट इज QE और Q की वैल्यू है NE, तो ये हो जाएगा NEE इज इक्वल टू mg यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी। देखिए अगर इतनी बात समझ रहे हैं तो आप क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया है पूरा का पूरा। देखिए अगर आपने इतना कैलकुलेट कर लिया तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ से पर्टिकुलर आर कैलकुलेट करना है। तो आर को इधर छोड़ दिए, बाकी सबको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3NEE अपॉन 4 पाई रो जी, और ये आर क्यूब है तो डेट इज 1/3 आपका आ जाएगा आर। अब मैच करिए, ये 3NEE अपॉन 4 पाई और देखिए सी इज द राइट आंसर। तो हम देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो था आपका एनसीईआरटी का है, तो मैं एक बार आपसे बोलूंगा कि इसको आप एक बार थॉरली एनसीईआरटी से रीड कर लीजिए। इसके लिए आप एनसीईआरटी को प्रेफर कर लीजिए, थॉरली इसको रीड कर लीजिए। कोई भी कंसेप्ट अगर नहीं समझ में आता है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो उसके बाद पर्टिकुलर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम, आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्रैश कोर्स आपका है तो सारे के सारे कंसेप्ट तो कवर नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं काफी ट्राई करता हूं आपको कि जितने भी बेहद इंपॉर्टेंट जो भी कंसेप्ट है इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको कवर कराता रहूं। तो पर्टिकुलर सेकंड क्वेश्चन की देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय, यानी आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, आपके पास इक्वेशन है E इक्वल टू A/x³ और इसकी डायरेक्शन है I। ठीक है, I वेक्टर डायरेक्शन है। एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल इन द रीजन अज्यूमिंग द पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज टू बी 0, यानी कि क्या बोला है, पोटेंशियल हम जानते हैं इंफिनिटी टू पर्टिकुलर पॉइंट पे वो निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होने वाला है, E dx आपका जो होने वाला है माइनस ऑफ E और dx इंटीग्रेशन में। ठीक है, और माइनस आपका क्या पर्टिकुलर इंफिनिटी से हम निकाल रहे हैं और पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है, इंफिनिटी से आपका इंफिनिटी टू पर्टिकुलर पॉइंट हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखिए इतनी बात अगर समझ में आ रहा है आपको, फॉर्मूला हमने लिखा है यहाँ पर, अब हमको वैल्यू लगानी है सिर्फ। ठीक है, तो E का क्या वैल्यू हमको गिवन है A/x³ और इसकी डायरेक्शन है दिस, dx की भी डायरेक्शन है आपके पास, इसको हम लगा देंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा dxi। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू पर्टिकुलर x पॉइंट पर। ठीक है, अब हमको क्या गिवन है, द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी 0। ठीक है, तो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी हम निकाल लेंगे, बाद में उसको कंप्यूट करेंगे।
अभी फिलहाल हमको करना है वैल्यू रखनी है, बस इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए ये आपका आई का दोनों का क्या है, डॉट प्रोडक्ट आपके पास, तो ये 1 होने वाला है, तो ये हो जाएगा a अपॉन एक्स क्यूब सिंपल, और इसका आपका ds के साथ ये क्या है, इसका इंटीग्रेशन करना है, और माइनस इन्फिनिटी सॉरी ये माइनस है और इन्फिनिटी टू x, यानी कि कुछ इस तरह से हमको परफॉर्म करना है। तो देखिए ये तो आपका कांस्टेंट है, आगे आ गया, ठीक। अब हमको करना है 1 अपॉन एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करिए आप, तो ये हो जाएगा x की पावर -3, तो ऊपर होने वाला है ये x की पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1, ये आपका हो गया, और माइनस a आपका है, और यहाँ पर है इन्फिनिटी टू x। देखिए इतनी बार सिंपल इंटीग्रेशन लगाया हमने, ठीक है। तो ये हो गया x की पावर -2 अपॉन -2, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, डेट इज 2 हो जाएगा सिंपल, और ये आपका a आ गया इधर, और यहाँ पर इन्फिनिटी टू x। देखिए अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिए, तो x के रखेंगे, x से रखेंगे तो आपको सिंपल यही होने वाला है, a इसको अब लिख लीजिए a अपॉन 2x², ठीक है, और माइनस इन्फिनिटी पे बोला है कि 0 है पोटेंशियल, तो 0, तो आंसर आपका क्या होना है a अपॉन 2x² विच इज द राइट आंसर, a अपॉन 2x², यानी कि d इज द राइट आंसर। देखिए कितना इजी हो गया आपके पास, हमने क्या कंसेप्ट रखा, आपके पास फॉर्मूला हम जानते हैं, बस फॉर्मूला को लगाया और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। 2015 का ये भी लेटेस्ट ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट होता है, मैंने क्वेश्चंस करा दिए, उसके बाद जैसे जैसे और भी क्वेश्चंस मेरे को इंपॉर्टेंट मिलते रहेंगे आपको, जो कि इसमें कराने की जरूरत है मुझे, वो मैं कराऊंगा। फिलहाल मैं अभी आपको नेक्स्ट चैप्टर दैट इज कैपेसिटर से स्टार्ट कराऊंगा, वो हम अपनी अगली वीडियोस में देखेंगे, उसका करंट इलेक्ट्रिसिटी के डील करेंगे। तो इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आगे अपने टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। आप देखिए कुछ कभी कभार कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो मिसप्लेस्ड हो जाते हैं, या फिर कुछ कंसेप्ट हम भूल जाते हैं, ठीक है, बताने, तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करिए और मुझसे क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अच्छा, कल एक क्वेश्चन रहा था आपके पास, पर्टिकुलर मैथमेटिक्स की हम बात करें तो उसमें एक क्वेश्चन का जो आंसर था वो किसी ने कमेंट किया था सही आंसर, ठीक है, तो उसको हम फर्दर रिड्यूस करके बता सकते थे, ठीक है, तो वो कुछ गलतियां हो गई थी, तो आप उस चीज को अवॉइड करिए थोड़ी सी। मैं भी यहाँ पे कोशिश करता रहूंगा कि जल्दी जल्दी आपको लिए वीडियो लाता रहूंगा। तो फिलहाल आज तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।